ताइवान जो कि एक छोटे से रकबे पर मुहित है। आखिर इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से वर्ल्ड की दो सुपर पावर्स आपस में एक दूसरे से जंग करने के लिए भी तैयार हैं। 我们坚持以最大诚意，尽最大努力，争取和平统一的前景，但绝不承诺放弃使用武力。 Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चाइना के साहिल से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा खूबसूरत और खुशहाल आइलैंड मौजूद है जिसको हम ताइवान के नाम से जानते हैं। चाइना और ताइवान के बीच में जो समंदर है उसको स्ट्रेट ऑफ ताइवान कहते हैं। 36,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ ताइवान चाइना के मुकाबले में एक बहुत ही छोटी जगह है जो कि एक मेन जजीरे फॉर्मूसा पर मुश्तमिल है और उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे जज़ायर भी ताइवान में आते हैं। अपनी पिछली तारीख की बुनियाद पर चाइना ताइवान को अपना हिस्सा समझता है और चाइना का अज़म है कि वो जल्द ही ताइवान को चाइना में ज़म कर देगा। दूसरी तरफ ताइवान के लोग चाइना में नहीं ज़म होना चाहते क्योंकि चाइना और ताइवान के बीच में बहुत सारे फ़र्क हैं। जैसे पॉलिटिकली ताइवान एक डेमोक्रेसी है जबकि चाइना के अंदर वन पार्टी ऑथोरिटेरियन रूल है। इकोनॉमिकली भी ताइवान के लोग चाइना के लोगों से ज़्यादा खुशहाल हैं। ताइवान का अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, ताइवान की अपनी करेंसी है, अपना फ्लैग है, नेशनल एंथम है, लेकिन इसके बावजूद भी ताइवान का पॉलिटिकल स्टेटस एज अ सॉवरीन कंट्री इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड है और दुनिया की सिर्फ 13 छोटी छोटी कंट्रीज़ ताइवान को एज अ सॉवरीन स्टेट के तौर पर रिकग्नाइज़ करती हैं। चाइना के रीयूनिफिकेशन क्लेम की वजह से और ताइवानीज़ पीपल के इनकार की वजह से चाइना और ताइवान के बीच में अक्सर टेंशन बिल्डअप होती रहती है। ऐसे में चाइना और ताइवान के इस मामले में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एंट्री होती है। यूएसए ताइवान को सपोर्ट करता है और इस हद तक सपोर्ट करता है कि वो ताइवान की सपोर्ट में चाइना के साथ जंग करने के लिए भी तैयार है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यूएसए को वार्न कर चुके हैं कि वो इस मामले से दूर रहे। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यूएसए को वार्न करते हुए कहा कि यूएसए आग से ना खेले क्योंकि आग से जो भी खेलता है उसके हाथ जल जाते हैं। यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि ताइवान जो कि एक छोटे से रकबे पर मुहित है, आखिर इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से वर्ल्ड की दो सुपर पावर्स आपस में एक दूसरे से जंग करने के लिए भी तैयार हैं। तो दोस्तों, ताइवान की ताकत है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। ताइवान सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग के अंदर दुनिया का लीडर है। ताइवान की एक कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि TSMC के नाम से जानी जाती है, ये कंपनी दुनिया के 60% से भी ज़्यादा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करती है। और ऐसी चिप्स जो कि मोस्ट इनोवेटिव चिप्स हैं या जो कि लॉजिकल चिप्स कहलाती हैं, जो AI में या मोस्ट इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं, ऐसी चिप्स बनाने में TSMC का शेयर 90% से भी ज़्यादा है। ताइवान इन सेमीकंडक्टर चिप्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, ख़ास तौर पर चाइना को एक्सपोर्ट करता है, USA को, जापान को और यूरोपियन कंट्रीज़ को। दुनिया के लीडिंग ब्रांड्स ताइवान में बनी हुई सेमीकंडक्टर चिप्स को अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि एप्पल, AMD, एनवीडिया, मीडियाटेक, क्वालकॉम, अमेज़ॉन, गूगल, सोनी और दीगर बहुत सी कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ जैसा कि मेडिकल इंडस्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्री वगैरह। अगर हम 1 मीटर को 1 अरब हिस्सों में तकसीम करें तो उसको नैनोमीटर कहते हैं, यानी 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर इज़ कॉल्ड नैनोमीटर। ताइवान नैनोमीटर के साइज़ में भी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है, हत्ता कि 5 नैनोमीटर या 7 नैनोमीटर की चिप्स भी ताइवान में बनाई गई हैं। अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है या उसका ब्लॉकेट करता है तो इससे सेमीकंडक्टर चिप की ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक कम से कम $2 ट्रिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ग्लोबली मुतासिर हो जाएंगी। USA और चाइना अपनी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की कैपेबिलिटी को दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ताइवान इन दोनों ममालिक से बहुत आगे है। एक एस्टीमेट के मुताबिक सन 2027 तक USA और चाइना इस काबिल होंगे कि वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर ताइवान को कम्पीट कर सकें। तब तक उन्हें ये हाई टेक, हाई इनोवेटिव चिप्स ताइवान से ही इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी। 1624 से लेकर 1682 तक ताइवान डच पीपल के कंट्रोल में रहा। लफ्ज़ ताइवान भी एक डच लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब है ब्रिज या क्रॉसिंग। डच पीपल के अगेंस्ट में चाइना की चिंग डायनेस्टी की फोर्सेस ने लड़ाई की और इस पूरे इलाके को डच पीपल से खाली करा लिया और 1683 में अपना रूल ताइवान के ऊपर इस्टेब्लिश किया। फिर 1683 से 1895 तक यहाँ पर चाइना की चिंग डायनेस्टी का रूल रहा। चिंग एम्पायर 1895 में फर्स्ट साइनो जापानीज़ वॉर हार गई और ताइवान जापान के कब्ज़े में चला गया। 1895 से लेकर 1945 तक ताइवान जापान के कब्ज़े में रहा और 1945 में जब जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हथियार डाले
तो ताइवान चाइना के कब्ज़े में आ गया। मॉडर्न ताइवान की स्टोरी 1949 से शुरू होती है, जब माओ ज़ेडोंग की चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की रेड आर्मी ने उस वक्त के चाइनीज़ डिक्टेटर चिंग काई शेक को सिविल वॉर में शिकस्त दी। चिंग काई शेक अपनी आर्म फोर्सेस के साथ और 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों के साथ मेनलैंड चाइना से भागकर ताइवान आ गया। इसके साथ साथ वो आते आते चाइनीज़ म्यूज़ियम के आर्टिफैक्ट्स भी अपने साथ ले आया और सोने से भरे हुए बहुत सारे संदूक भी अपने साथ लाया। ताइवान में आने के बाद उसने यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की और मार्शल लॉ लगा दिया। ताइवान में रहते हुए उसने मेनलैंड चाइना की फोर्सेस का मुकाबला किया और उन्हें ताइवान आने से रोके रखा। चिंग काई शेक के ताइवान आ जाने से दुनिया में 2 चाइना बन गए, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसका कैपिटल था बीजिंग और जिसके सदर थे माओ ज़ेडोंग, जबकि रिपब्लिक ऑफ चाइना या ताइवान जिसके प्रेसिडेंट थे चिंग काई शेक और कैपिटल था ताइपे। ताइवान का आज भी ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। चिंग काई शेक का दावा था कि वो चाइना का असली रूलर है और चिंग काई शेक के इस दावे को यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट करती थी। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन में अक्टूबर 1971 तक ताइवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना ही पूरे चाइना को इंक्लूडिंग बीजिंग को रिप्रेजेंट करता था। इवन यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट पर भी ताइवान या रिपब्लिक ऑफ चाइना ही पूरे चाइना को रिप्रेजेंट करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का स्टांस चाइना के बारे में बदला और अक्टूबर 1971 में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट और यूनाइटेड नेशन की रिप्रेजेंटेशन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास आई। ताइवान में डेमोक्रेसी के लिए कोशिशें 1970s से स्टार्ट हुई। 80s में उनमें कुछ तेज़ी आई और 1996 में ताइवान में पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए जिसमें प्रेसिडेंट को चुना गया और मिस्टर ली तेंग हुई प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। उसके बाद से ताइवान का डेमोक्रेटिक सिस्टम पॉजिटिवली इवॉल्व होता रहा और आज ताइवान एशिया की नंबर 1 डेमोक्रेसी के तौर पर जाना जाता है। यूएसए ताइवान को ना तो एक सोवरीन स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज़ करता है और ना ही ताइवान की इंडिपेंडेंस के हक में है। यूएसए ताइवान को अंडर 1 चाइना पॉलिसी रिकॉग्नाइज़ करता है और चाहता है कि आइलैंड का जो भी स्टेटस चेंज हो वो चाइना और ताइवान की म्यूचुअल एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग के साथ हो। यूएसए किसी भी यूनिलैटरल एक्शन की मुखालफत करता है। वैसे तो चाइना और ताइवान के दरमियान में टेंशन्स रहती हैं, लेकिन रिसेंट डेज़ में ये टेंशन उस वक्त बहुत ज़्यादा हाइट पर पहुंच गई जब 2 अगस्त 2022 में नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का अनअनाउंस्ड विजिट किया। नैन्सी पेलोसी उस वक्त यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर थी। पिछले 25 सालों में किसी भी अमेरिकन हाई ऑफिशियल का ये ताइवान का पहला दौरा था। चाइना ने इस दौरे को अपनी ब्रीच ऑफ सॉवरेनिटी करार दिया और नैन्सी पेलोसी के ताइवान को छोड़ने के फौरन बाद अपनी अग्रेसिव मिलिट्री ड्रिल्स का आगाज कर दिया। China making very clear today its anger at the United States and especially at Nancy Pelosi. Pelosi may have left Taiwan, but China's retaliation is just getting started. अगर एक तरफ चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है और दूसरी तरफ यूएसए मिलिट्री सुपर पावर है, तो इन बिटवीन बोथ ऑफ देम ताइवान जो है वो एक चिप सुपर पावर है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक आइटम मौजूद है तो इस बात का बहुत कभी इम्कान है कि उसके अंदर एक मेड इन ताइवान चिप मौजूद होगी। अनलाइक IBM जो कि खुद के लिए सेमीकंडक्टर चिप बनाकर अपनी ही प्रोडक्ट में यूज़ करता है, TSMC एक फाउंड्री सिस्टम के तहत काम करती है, यानी वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर लेकर उनके लिए चिप डिज़ाइन करती हैं और फिर उनको ये चिप मैन्युफैक्चर करके डिलीवर कर देती है। एक सेमीकंडक्टर चिप के अंदर मिलियन और बिलियन टाइनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मौजूद हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे कि रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स वगैरह। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाइना की तारीख के एक पावरफुल प्रेसिडेंट समझे जाते हैं। उनकी ये फर्म डिटर्मिनेशन है कि वो ताइवान के साथ रीयूनिफिकेशन करेंगे, जबकि यूएसए चाहता है कि जो भी स्टेटस चेंज हो वो बाय फोर्स ना हो। आने वाला वक्त और हालात ही ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे कि चाइना और ताइवान की ये रीयूनिफिकेशन किस तरह होती है। अगर मेरी ये वीडियो देखकर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सर्कल में शेयर करें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।